देखो, जैसा हमारा टॉपिक है इसी का आज का। 2010 का लगातार हम क्रम में बढ़ रहे हैं ना, तो चीज़ें एक तो ये संदर्भ कि चलो एसी का जो रूप है, धीरे-धीरे अपना जो स्थान वर्तमान समय में पा चुका है, उस ओर बढ़ रहा है। लगातार ये चीज़ें मुझे मतलब एक करीब से दिख रही हैं क्योंकि हमने उस पे काम किया लगातार। और अगर पहला टॉपिक आप देखो ना, भूगोल यथावत बना रह सकता है, इतिहास के लिए ये आवश्यक नहीं। और इसको मतलब आप हिंदी में जाओगे तो उतना एक कह सकते हैं कि ठीक है समझ आ रहा है, पर अगर अंग्रेजी में जाओगे तो आप और क्लियर से समझ पाओगे। जियोग्राफी में रिमेन द सेम, हिस्ट्री नीड नॉट। मतलब जियोग्राफी वैसा ही बना रह सकता है, हिस्ट्री के लिए ऐसी बातें हैं नहीं कि एक तरह से कह दे कि हाँ जो आप कह रहे हो कि हिस्ट्री बदलेगा नहीं या फिर इतिहास जो है बदलता नहीं है, तो ऐसी बातें एक वैसी हैं क्योंकि आपको भी पता है कि परिवर्तन संसारे मूल है, परिवर्तन ही संसार का नियम है और इतिहास तो बदलेगा ही। लेकिन अगर भूगोल चाहे, भूगोल मतलब एक बाहरी ढाँचा आप समझ लो, केवल जियोग्राफी का मायना नहीं। अगर बाहरी ढाँचा चाहे तो वो सेम रह सकता है। जैसे समझो मनुष्य जब पैदा होता है, तो उसका जैसा 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, स्वरूप वैसा ही रहेगा या फिर ढाँचा वैसा ही रहेगा। लेकिन जो उसके विचार होंगे, वो विचार हर समय पर बदलते रहेंगे। वैसा ही नहीं रहेगा इंसान, आप समझ सकते हो इससे। इस पे बातें हम लोग और करीब से करेंगे। दूसरा टॉपिक अगर आप एक बात करो तो इस पे अभी वोटिंग ज़्यादा थी या फिर लगभग बराबर है, तो इस पे बात करना एक ज़रूरी समझता हूँ मैं क्योंकि ऐसा एक टॉपिक अभी तक हमने नहीं किया जो हमारी एक कह सकते हैं कि आधार को समझा दे या फिर जो बातें हम करेंगे एग्जैक्ट एक कॉन्सेप्ट है इसमें कि क्या बातें हैं, क्या वास्तव में जो एक स्थायी रोक है या फिर अस्थायी रोक है। स्थगन का मतलब होता है अस्थायी रोक। मतलब आप अगर एक अस्थायी रूप से रोक लगाओगे कि अभी तो रोक लगा दोगे, लेकिन जब थोड़ा बेहतर हो जाएगी स्थिति, तो फिर से आप खनन करने शुरू कर दो या फिर वैसी स्थिति। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि एक अस्थायी रोक या फिर एक पहले तो ये सवाल पूछो आप कि जो खनन हो रहा है, जनजातीय क्षेत्र में जो नूतन खनन हो रहा है, ये सवाल भले पुराना है लेकिन वर्तमान समय में भी खनन की जो एक प्रक्रिया है, चली आ रही है। अगर अच्छा आप लोग बताओ इस पे हम लोग डीप से बातें करें या फिर मैं बस डिस्क्राइब कर दूँ कि इसमें क्या-क्या होने वाला है? जैसा आप चाहो। क्योंकि 2 टॉपिक होंगे तो हम लोग शायद समय कम मिले, तो जैसा आप सर बोलो। सर मैं बोलूँ तो थोड़ी-थोड़ी इस पे डिस्कस ऐसे की तरह थोड़ा-थोड़ा डिस्कस कर दें और दूसरों पे भी डिस्कस कर दें कि ऐसे मैं एक ऐसे की मैं एक तरह बार बना रहे। सुनिए, मैं एक बार संदर्भ रखता हूँ कि मेरा क्या-क्या मानना है। फिर उसके बाद जो बातें आपके दिमाग में आएगी तो उसको आप कोशिश करना 5 से 10 मिनट में बता दो, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है? ओके सर। देखो इसमें मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है, पहले तो बात ये कि अगर इस नूतन खनन से एक लाभ वाली बातें हैं कि हाँ, वास्तव में अगर जनजातीय क्षेत्र या फिर कोई भी क्षेत्र है, तो वहाँ खनन हम करेंगे तो लाभ होंगे। जैसे आप आर्थिक वृद्धि का एक देख सकते हो। अगर खनेंगे तो संसाधन मिलेंगे और संसाधन प्राप्त होंगे तो हम एक आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। जैसे ऊर्जा क्षेत्र वो संसाधन मान लो कोयला मिला हमें, तो कोयला से ऊर्जा संसाधन या फिर ऊर्जा स्रोतों में एक बेहतर चीज़ें होंगी या फिर उससे जो नवाचार होगा हमारा, प्रौद्योगिकी होगा, वो काफ़ी आगे तक बढ़ सकता है। तो ऐसी बातें हैं, आप चाहे जीएस का क्वेश्चन उठा के देख लो, जीएस यही पूछता है कि हमारे पास ऊर्जा संसाधन तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में, लेकिन फिर भी हमारा जो एक पर्यावरणीय नैतिकता होती है, इसको खनने से या फिर इसको प्राप्त करने से रोकती है। तो ऐसा सवाल है हमारे सामने जब जीएस में और ऐसा सवाल हमारे पास एसे में है, तो थोड़ी हम गहरी एक चर्चा कर सकते हैं इस बात पे कि आर्थिक वृद्धि का हो जाना और पर्यावरण छत के आधार पर कि पर्यावरणीय छत तो होगी लेकिन आर्थिक वृद्धि होगी। तो क्या आप एक पेड़ को काट के आप ऐसी वायु में रहना चाहते हो या फिर प्रदूषण युक्त जगह में रहना चाहते हो जहाँ आपके पास पैसे ही पैसे होंगे? वैसी वाली आपको कहावत पता ही है कि जब सारे पेड़ नष्ट हो जाएँगे, सारी नदियाँ सूख जाएँगी,
तो मनुष्य को पता चलेगा वो पैसा नहीं खा सकता। और वही बातें हैं इस टॉपिक में कि हम इस आर्थिक वृद्धि के चक्कर में या फिर जो जनजातीय क्षेत्र में नूतन खनन हो रहे हैं, उसके आधार पर चीज़ें क्या हम बिखरा देने वाले हैं या फिर सब कुछ समेटने के चक्कर में या फिर पृथ्वी से सब कुछ प्राप्त कर लेने के चक्कर में क्या हम बहुत कुछ छोड़ देने वाले हैं? आप गांधी जी का कोटेशन याद कर सकते हो। गांधी जी ने यही बताया कि प्रकृति के पास हमको देने के लिए पर्याप्त संसाधन है। लेकिन अगर आप लालच दिखाओगे तो प्रकृति के पास कुछ भी नहीं है, बस एक ठेंगा चीज़ मिलेगा। और वही बात है। अब रोज़गार के अवसर इसमें बढ़ेंगे ही, स्थानीय व्यापार एक जिस क्षेत्र में समझ लो कि कोई क्षेत्र में जो इस्पात होता है हमारा, मान लो लौह इस्पात है, लौह इस्पात की अधिकता मिली, तो उस लौह इस्पात की अधिकता से तो रोजगार का अवसर बढ़ेगा ही या फिर वो क्षेत्र अपने आप में विकसित होगा ही। लेकिन जब रोजगार की एक कह रहे हैं बढ़ेगा, तो ये भी बातें हैं तो जो हमारे एक संसाधन होते हैं सीमित मात्रा में होते हैं, तो जब इसकी सीमितता है तो क्या रोजगार का ऐसा है कि जब तक है तब तक ठीक, नहीं तो 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात वाली बातें हो जाएँगी। तो ऐसा भी आपके एक दिमाग में संदर्भ आना चाहिए कि इसके लाभ तो हैं, पर साथ-साथ हमें एक हानियाँ भी दिखती हैं। और अगर हमने इस खनन को अधिस्थगन ना किया या फिर एक सवाल आप और करना चाहोगे, क्या अधिस्थगन को हम स्थगन में बदल दें? क्या अस्थायी जो एक रूप से हम रोक रहे हैं कि अब खनन थोड़े-थोड़े देर में होना चाहिए या फिर एक प्रतिबंध लगा के होना चाहिए, तो क्या वास्तव में ये थोड़े-थोड़े एक लाभ पहुँचा पाएगा या ये भी एक नुकसान की ओर ही हमें बढ़ाएगा? एक अवसंरचना का विकास तो वास्तव में होता है, अगर कोई भी क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, अवसंरचना का विकास अपने आप ही होगा। वहाँ एक सड़क बन जाएँगी, रेल जाएँगे, परिवहन का साधन उपलब्ध हो जाएँगे। जो संसाधन वहाँ के हैं, एक स्थानीय संसाधन, उनकी व्यापकता बढ़ेगी, एक समाज से दूसरे समाज तक पहुँचने लगेंगे। जो संस्कृतियाँ होंगी अपने आप में विकास करेंगी। आप समझ सकते हो संस्कृतियाँ अगर एक ऐसे परिक्षेत्र में रहती हैं जहाँ से आधुनिकता जुड़ी हुई है। और वही खनन की बातें सिर्फ़ आप खनने से मत देखो, खनन में बहुत सारी आयाम जैसे आप सामान्य सा अपने आस-पास देख सकते हो। अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है या फिर कोई एक नदी का इलाका है, तो वहाँ चीज़ें जब एक घटित होने लगती हैं, तो वो संसाधन कम तो होते हैं, ठीक है, लेकिन साथ-साथ उसके अवसंरचना का निर्माण होता है, ऊर्जा स्रोतों का विकास होता है। एक रॉयल्टी वाली जो चीज़ है, रॉयल्टी उद्योग कर लगने लगते हैं, शहरीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है और कहा जाता है शहरीकरण हमारे लिए वरदान है। अब यूपीएससी बाद में क्यों पूछने लगा कि शहरीकरण एक क्या बोलते हैं उसको? प्रछन्न वरदान है। तो वास्तव में बातें हैं कि शहरीकरण से चीज़ें बेहतर होती हैं, बदलती हैं, लेकिन शहरीकरण का इस कदर हो जाना कि आप जनजातीय क्षेत्रों को, और जनजातीय क्षेत्र का मतलब यही कि जहाँ पहाड़ है, नदियाँ हैं या फिर पेड़-पौधे हैं, उन पेड़-पौधों को काटकर या फिर जो आप निर्माण करना चाहते हो, एक संपत्ति का मूल्य तो बढ़ता है। जैसे आप मुआवज़ा देखते होंगे या फिर जिस क्षेत्र में सोना पाया गया या फिर कोयला पाया गया या फिर कोई भी इस्पात, ईंधन या फिर जो भी पाया गया, तो उस क्षेत्र की संपत्ति का मूल्य तो बढ़ता है। क्या लेकिन हम मूल्य बढ़ा पाते हैं? अब टॉपिक नंबर अगर 1 पे आओ, जियोग्राफी में रिमेन्स द सेम, हिस्ट्री नीड नॉट। तो क्या हम इतिहास बदलने के चक्कर में जियोग्राफी या भूगोल के भी स्वरूप को बदल रहे हैं? तो हमारे पास ये भी सवाल है और इस सवाल को ज़रा-सा एक सोचने वाली बात है कि काफ़ी चीज़ें होंगी। स्थानीय कल्याण तो होगा, लेकिन कल्याण इस रूप में कि हम संसाधन की प्राप्ति कर पाएँगे, लेकिन ये असमान लाभ के रूप में बदल जाएगा। हम चाहें तो ये जो पर्यटन वृद्धि है, पर्यटन वृद्धि तो कर पाएँगे, लेकिन वृद्धि का रूप यही होगा कि पेड़ के नाम पर हम ठूँठे दिखाएँगे। ठूँठे का मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, वही पेड़ का केवल तना, ऊपरी तना दिखाएँगे। और कृषि या वन्यजीव का एक तरह से विकास तो है, लेकिन विकास किस मायने में? जब हमारे जो वन्यजीव प्रजाति हैं, उसके नाम पर आपके पास एक केवल छोटी-सी चिड़िया बचेगी। गिलहरी हमारी चली मतलब गिलहरी का मतलब यही कि हमारे जो वन्यजीव प्राणी हैं या फिर जो हमारे एक प्राकृतिक आधार पर उसके मूल निवासी, ना केवल जनजाति बल्कि प्राकृतिक तौर पर रहने वाले शेर हो गया या फिर चीता हो गया या फिर बारहसिंगा हो, जो भी है। आप भारत में देखते हो कितने विविध-विविध प्रकार के
एक पशु मिलते हैं, जानवर मिलते हैं, पक्षी मिलते हैं, प्रवासी पक्षी भी भारत में आते हैं। तो इन सारे कार्यों के द्वारा, इन सारे खननों के द्वारा ऐसी चीज़ें होंगी। तो आपके पास 3-4 सवाल हैं अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस चीज़ को स्थायी रूप से रोक देना चाहिए? या फिर इसका अधिस्थगन यानी अस्थायी रूप से रोक देना चाहिए? अस्थायी रूप से अगर रोकेंगे तो क्या लाभ होने वाला है? स्थायी रूप से रोकेंगे तो क्या हानियाँ होने वाली? उन सारी की बातें करते चलेंगे और निष्कर्ष एक सॉलिड सा कि मतलब सिर्फ़ मेरा नज़रिया। मैं ऐसा चाहता हूँ कि निष्कर्ष ऐसा हो कि इसमें स्थायी स्थगन मतलब या एक स्थायी रूप से आप वहाँ रोक दो, जहाँ ये एक दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं या फिर ऐसा कोई नहीं जैसे बोला जाता है ना कि इस क्षेत्र की बात या फिर इस माटी की बात अलग ही है। तो जिस माटी की बात अलग हो या फिर सिर्फ़ वो विशेष रूप से हो, तो वैसे क्षेत्र में इस चीज़ को करना थोड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन एक अधिस्थगन की बात है, तो हाँ, वास्तव में थोड़ी-थोड़ी अगर एक जैसे आप थोड़ा हास्यास्पद है लेकिन इस संदर्भ को जोड़ते हैं। जैसे आप देखो जो हमारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे थोड़ा परमाणु संयंत्र वगैरह स्थापित किए जा रहे हैं और उसके बदले में एक कह सकते हैं 10 लाख से अधिक या फिर मुझे डेटा का नहीं पता, पेड़ काटे जा रहे हैं। और आप हँसोगे कि उसके बदले में हरियाणा में उसके 2 गुने पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो आप ऐसा करो कि अधिस्थगन में आप पेड़ अधिक लगा दो 4-5 साल बाद फिर आप उस स्थिति को एक सीमित मात्रा में कि अगर आपने एक घर बनाने के लिए 10 पेड़ काट दिए, तो घर वास्तव में वो घर नहीं। ऐसी बातें आप यूज़ करके वो निष्कर्ष बता सकते हो कि आप थोड़ा देख लो, एक परीक्षण कर लो, आपके पास टेक्नोलॉजी है। ये जो दौर है बता ही रहा है कि इंसान पैसा नहीं खा सकता। अगर आपको धुआँ खाना है हवा के नाम पर या फिर हवा के नाम पर सिर्फ़ अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड मास्क में बंद करके लेना है, तो फिर ठीक है, आप इसको स्थगन भी मत लगाओ, अधिस्थगन भी मत लगाओ, आप निरंतर काटो। आप जो भी चीज़ें हैं, एक बरकरार रहने दो, आप अपनी रेपुटेशन बनाओ। आप रॉयल्टी कर लगाना चाहते हो, लगा लो रॉयल्टी कर, उद्योग कर लगाना चाहते हो, लगा लो उद्योग कर। फिर मत कहना कि भारत का जो एक स्वरूप है, प्रकृति की पूजा करता है, संस्कृतियों को मानता है या फिर आप ये मत कहना कि मिस्र, रोम आदि की सभ्यताएँ समाप्त हो गई, केवल हमारी सभ्यताएँ बची हैं। क्योंकि अक्सर अभी जब तक हम आगे बढ़े हैं ना, वो वही रूप है कि हमने यही देखा है कि ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। वैश्वीकरण है, तो वो पूछ रहा है। अगर एक स अवसंरचना है या फिर नवाचार है, वो दिखा रहा है कि जो तुम्हारे पास है, उसको मैं छीनूँगा। टॉपिक नंबर अगर आप 3 दे सकते हो। 3 देखो, भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका के लिए हमारे समाज की तैयारी। तो क्या ये जो तैयारी है वास्तव में तैयारी रूप में है? और चौथा टॉपिक भी आप देख सकते हो, पारंपरिक भारतीय परोपकारिता से गेट्स बफेट मॉडल तक एक सहज प्रगमन या कि एक रूपावली। हमारा जो एक भाव था परोपकार वाला भाव था या फिर जैसा विद्या ददाति विनयम वाली जो हमारी परिकल्पना थी, अब इसके जस्ट विपरीत आ गया है एक गेट्स बफेट मॉडल जिसमें आप ही आप दिखता है कि हम अगर विकास कर जाएँ तो विकास की वही अवधारणा होती। तो ये सारी बातें आप टॉपिक 2 में कर सकते हो और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ बताना हो कि और चीज़ें जो मैंने छोड़ दिया, तो फिर आप बता सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने हैं मतलब एक तरह से सामाजिक सुविधा में सुधार तो होगा खनन से, लेकिन उसके साथ-साथ स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। एक आप कहोगे अगर रोज़गार में अवसर की वृद्धि होगी, तो इस सामाजिक असमानता या फिर मानवाधिकार का उल्लंघन होगा ही। वन्यजात प्रजातियाँ लुप्त होंगी, जलवायु परिवर्तन होगा, संस्कृति का ह्रास होगा, जल स्रोतों का प्रदूषण होगा, मूल निवासी विस्थापन होगा। अब डैम भी बना दोगे ना, तो आपने बहुत सारे ऐसे जीएस के उत्तरों में लिखा है कि इस डैम के कारण इतने लोग या फिर 10,000, 17,000, 20,000 यहाँ से लोग चले गए और उनको समस्या किस चीज़ की आ रही, एक झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे। तो वो चीज़ें उनके लिए भी सही नहीं है, हमारे लिए भी सही नहीं है। जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन 3-4 साल पहले का है। एक स्मार्ट शहर के लिए स्मार्ट गाँवों क एक स्मार्ट शहर के जीवित रहने के लिए स्मार्ट गाँवों का होना ज़रूरी है। तो अगर आप सोचो एक स्मार्ट गाँव या फिर एक स्मार्ट शहर के लिए एक बेहतर जनजाति स्थित का होना ज़रूरी है और यही चीज़ें हैं कि जिनके एक क्या बोलते हैं
कमाने का आधार, आजीविका का आधार केवल वही जनजाति क्षेत्र है या फिर वही जो एरिया है, तो उस एरिया से ही उनको विस्थापित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये कैसी मतलब एक आर्थिक वृद्धि है? आप बात करते हो समावेशी विकास की और समावेशी विकास के नाम पर आप ये कर रहे हो कि चलो ठीक है, कोई नहीं, अधिस्थगन कर देंगे, अभी नहीं लेकिन कल, आज नहीं कल तुम्हारा घर गिराएँगे। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको मतलब एक बेहतर सिचुएशन फ़ील होगी कि कम से कम सरकार हमारे लिए ये तो कर रहे हैं कि आज नहीं 3 दिन बाद घर गिराएँगे। तो वो वही वाली बात है कि एक ऊपरी तरह से आप बता दो कि समावेशी विकास क्या एसडीजी नंबर 17 और वो बातें फिर ऊपर से खोखली रहें। तो इस पर आप जो भी समझना चाहते हो या फिर बताना चाहते हो, बता सकते हो आप। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में खनन गतिविधियों के कारण आदिवासी समुदाय के विस्थापन और वनों की कटाई समस्याएं गंभीर रूप से बढ़ गई हैं। बढ़िया। दिल्ली की जलवायु वर्तमान में किसी से छिपी नहीं है। बढ़िया। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? माइक खोल के आप बता सकते हो। क्योंकि ये टॉपिक बस यहीं पे ख़त्म कर दिया और पहले टॉपिक पे हम चलेंगे। तो इसलिए आपको जो भी बताना हो, बता सकते हो। या फिर आप चाहो तो और बातें हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं। एक विदेशी निवेश की बातें तो हमने की ही नहीं कि आप पेड़ काटोगे ना तो विदेशों को बहुत पसंद आता है। आप जितने संयंत्र देख लो, वो वैसे ही जगह पे फिट होते हैं जहाँ पे एक नदियाँ हों और उनको नदियों में प्रदूषण बहाने या फिर अपने कारखाने का मलबा बहाने में मज़ा आता है। तो ऐसी बातें हैं हमारे पास बहुत सारी हैं। आपको और कुछ याद आ रहा हो तो आप बता सकते हो। सर आपने तो इस पर तो पॉइंट तो रख दिया, लेकिन मेन तो सर आपने तो इस पे पॉइंट रख दिया, लेकिन यहाँ पर सर ये भी है कि सर इसमें है कि खनन से वनों की कटाई और जल प्रदूषण और भूमि पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो जा रही है। ये सबसे मेन कारण है सर। और सर आदिवासियों को मेन ये पुराना मैंने सदियों से यहाँ पर आदिवासी रह रहे हैं सर। तो खनन जीवन यापन उनका प्रभाव पड़ रहा है, संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा है सर। और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। तो मेन तो सर ये कारण है कि वहां से विचलन कर जा रहे हैं, दूसरे जगह चले जा रहे हैं। जी, जी। यहीं और पे एक सर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। जी, जी। आप क्वेश्चन एक बार देख लो, फिर बताओ मतलब क्या अधिस्थगन लागू किया जाना चाहिए? ये आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप यूपीएससी को क्या जवाब देना चाहते हो? जी, जी, बोलिए आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर मेरा इसमें नेटवर्क तो जी, जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर से बोलिए। हेलो, आवाज है? अब बोलिए। हुँ, हुँ। सर इसमें ये रख सकते हैं क्या कि इसमें जैसे कि पेड़ ज्यादा सर कटने से प्रदूषण जैसे कि फैल रहा है, तो सर इसमें ये रख सकते हैं कि सबसे पहले कि ये दिखाई दिया जाए कि मेन सर थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहा हूँ, तो सर इसमें थोड़ा ये सुझाव दे सकता हूँ सर कि सर पहले पेड़ को तैयार किया जाए, मैंने पेड़ को लगाया जाए ज्यादा, तब उसके बाद पेड़ को काटा जाए, तो और इसमें सर हुँ, हुँ। आप करीब जा रहे हो चीज़ों के जो बातें हैं, तो ये मतलब डायरेक्ट कहना वैसा नहीं है, लेकिन एक तरह से सही कह रहे हो कि अगर हम उस आधार पर जैसे वृक्ष क्या कर रहे हैं, कार्बन अवशोषण करते हैं ना, तो ठीक आप बोल रहे हो क्या? माइक माइक सही हो गया आपका? हम्म। सर बोलिए। मेन सर ये दिक्कत है कि सर आपकी आवाज़ अटक जा रही है। और कोई बोलना चाहता है तब से? ये नॉर्मल सा टॉपिक है, अगर आपको नया टॉपिक लेना है तो पहले आप इसमें बताओ, क्या जो बातें हैं, हम अगले टॉपिक पर जस्ट जाएँगे कुछ देर से। आप बताओ पहले इस पे जो भी आप बता सकते हो, अगर आपको पुराना टॉपिक लग रहा है तो। क्योंकि ये टॉपिक लगने में पुराना है, लेकिन जब आप कंटेंट के नाम पर जाओगे ना, तो कंटेंट के नाम पर बस यही दिमाग में आएगा कि यार लागू न किया जाना चाहिए। बस इतनी ही बातें दिमाग में आएँगी और वो घूमता रह जाएगा दिमाग में कि करना क्या है, करना क्या है?
और जब आपके पास कंटेंट होगा, एक लाभ की दृष्टि से आप चीज़ें बताओगे कि रोज़गार के अवसर बनेंगे, संसाधन प्राप्तियाँ होंगी या फिर सामाजिक सुविधा में सुधार होगा, वित्तीय रूप से संसाधन बनेंगे, नवाचार प्रौद्योगिकी या फिर ऊर्जा संसाधन की बेहतरी होगी, विदेशी निवेश को हम आकर्षित कर सकते हैं, रॉयल्टी व उद्योग कर वगैरह लगा सकते हैं, शहरीकरण की प्रक्रिया बेहतर कर सकते हैं, आधुनिकता को एक मंच दे सकते हैं। आधुनिकता को तो यही चीज़ भाती है कि आप पेड़ काटो, उसी में हम स्टेज बनाएँगे और वहीं पे हमारी सारी बेहतर चीज़ें होंगी। तो इस पे आप बोल सकते हो। जो चीज़ें आपको चैलेंज करती है, वह आपको चेंज भी करती है। आवश्यकता के अनुसार पेड़ काटे जा सकते हैं, लेकिन काटने से पहले पेड़ लगाना आवश्यक है ताकि प्रकृति अपना विकराल रूप धारण ना करे। हाँ, वही चीज़ें मतलब डायरेक्ट लेकिन हमारा ये भी स्वरूप नहीं होगा कि हम पेड़ को ही जनजातीय क्षेत्र में खनन केवल पेड़ की बात नहीं है। जनजातीय क्षेत्र में खनन मतलब उसके एक समझ लो एक मानव जो जंगल में रहने के कारण जनजाति कहा जा रहा है, उसका खनन होना। उसकी जो पीढ़ियाँ हैं, उस पीढ़ी का खनन हम कर रहे हैं। एक शिक्षा के रूप में तो आप सुधार नहीं कर पा रहे हो। आपका गोल होगा एक कि शिक्षा के मामले में हम चीज़ें बेहतर करें, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को बेहतर करने की जगह आप उनकी जड़ों को ही ख़त्म करना चाहते हो, उनके मूल को भी ख़त्म करना चाह रहे हो। तो हमारा जो आधार है केवल खनन का मतलब पेड़ काटे जाना नहीं, आप थोड़े और संदर्भ ले सकते हो। मेरी वॉइस नहीं आ रही या फिर इनकी वॉइस नहीं आ रही? और कोई आधार आप बताओ जल्दी से। और कोई कुछ बोलना चाहता है? अच्छा, एग्ज़ाम्पल के नाम पर कुछ तो होगा आपके पास कि कहाँ मतलब जैसे इन्होंने अभी झारखंड का एग्ज़ाम्पल दिया, छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम्पल दिया। तो पर्यटन में वृद्धि ऐसा कोई क्षेत्र आपको दिख रहा है जहाँ पे मतलब एक पर्यटन में वृद्धि का मतलब ये कि एक सीमित रूप से या फिर सामंजस्य रूप से चीज़ों को किया जाए, जहाँ फिर केवल क्या बोलते हैं, खनन के आधार पर केवल नवीन संरचना बनाई जाए। जैसे आप केस स्टडी में भी अक्सर देखते होंगे। केस स्टडी में मतलब मेरा यही है कि ये सवाल जीएस 4 में भी आपका आ सकता है कि एक क्षेत्र आप उस क्षेत्र के जिलाधीश हो। आप ज़रा विचार करो कि अगर वहाँ पे आपने पुल बना दी, तो पुल के कारण प्राकृतिक विनाश हो सकता है। लेकिन अगर आपने पुल नहीं बनाई, तो मानव सभ्यता वही बनी रहेगी जो एक तरह से कह सकते हैं आदिवासी, ना तो शिक्षित, ना तो एक मजबूत, ना तो कह सकते हैं कि एक वैसी स्थिति में जिनको हम इंसान कह सकें। तो ऐसी स्थिति क्या आप लाना चाहोगे? और मतलब एक कल का टॉपिक याद करो, अगर मुझे सही याद है टॉपिक नंबर 6 क्या बोल रहा था कि अगर शिक्षा व्यवस्था हमने सही कर दी, तो क्या वास्तव में हम एक समतावादी समाज बना पाएँगे? और अगर शिक्षा व्यवस्था की बात है, तो बिना अवसंरचना का बने, बिना एक तरह से कह सकते हैं परिवहन मान लो केवल परिवहन, कि परिवहन या फिर जो विद्यालय होंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र होगा, तो उसके बनने कैसे हम एक शिक्षित समाज ला पाएँगे? तो वो आधार भी आप ले सकते हो। पिछले साल यूपीएससी ने पूछा कि आपको अगर शिक्षा देनी है, शिक्षा से ही आप समतावादी समाज बना पाओगे। तो फिर आप वहाँ पे लिख के आए हो ना मतलब ज़रा-सा भी मैं आरोप नहीं लगा रहा। वहाँ पे आप लिख पाए हो कि आदिवासी क्षेत्र में भी, जनजाति क्षेत्र में भी शिक्षा उपलब्ध करानी पड़ेगी। लेकिन उस शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए एक चलो ग्रामीण शिक्षा तो ठीक ही है, लेकिन अगर उनको एक अच्छी स्कूल में या फिर आप देख सकते हो ना जंगलों में तो विद्यालय बनेंगे नहीं, कम से कम 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर बाहर ही बनेगा। तो अगर आप वहाँ पे लिख के आए हो तो यहाँ पे ऐसा क्यों कहना कि हम इस चीज़ को थोड़ा मतलब नेगेटिव देखेंगे? क्या ऐसा हमारा रूप नहीं हो गया कि प्रश्न के आधार पर हमारे उत्तर बदल रहे हैं? और अगर प्रश्न के आधार पर उत्तर बदल रहे हैं तो आप देखो 7 से 9 पेपर देने वाले हो मेंस में और उससे पहले प्रीलिम्स भी देने वाले हो। तो यूपीएससी का जो चेकर होगा आपके एक दिमाग की पकड़ नहीं देख लेगा कि आप उत्तर के हिसाब से मध्य मार्ग अपना रहे हो। जिन चीज़ों में आप ढल गए, तो उन चीज़ों में ढले रह गए। तो ये बातें भी तो हमारे लिए एक आवश्यक ही हैं कि हमने कल ये बताया था, तो आज भी तो हमारा रूप ये होना चाहिए। और आप कोशिश किया करो जितने भी टॉपिक यहाँ हैं, कम से कम उसमें एक बार सोच लिया करो। और अगर सोचे होगे, तो ही आज का जो एशे या फिर कल का भी एशे होगा ना,
कम से कम उसमें हम अपने आप को मजबूत स्थिति में पाएँगे। यहाँ पर सारे टॉपिक इसीलिए दिए जाते हैं कि आप कम से कम सोचो। ये शिक्षा वाला जो पॉइंट कल से मतलब जस्ट विचार में आया कि ये बातें तो मैं लिखूँगा ही, अगर शिक्षा के आधार पर ये बातें हैं तो कहूँगा ही कि आदिवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में शिक्षा को पहुँचाओ। अगर वहाँ पहुँचा दिया तो वहाँ एक बेहतर स्थिति होगी। वहाँ जो एक समस्याएँ होंगी, वो भेदभाव वाला रूप हो या फिर कहें कि एक रूढ़ियों वाला रूप हो, वो ख़त्म होगा धीरे-धीरे। और उसको अगर लिखा है तो यहाँ फिर ऐसा भी नहीं कह सकते कि इस अधिस्थगन को हम पूरी तरह से स्थगित कर दें, पूरी तरीके से रोक दें, ये मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। मानवाधिकार का उल्लंघन कर तो रहा है, लेकिन ये अधिकार भी देना चाह रहा है और ऐसे अधिकार हमें अक्सर आपने अगर जीएस का पीवाईक्यू किया होगा, तो एक चीज़ आती है कि जो लौह उद्योग होते हैं, तो ये लौह उद्योग अपने कारखाने से दूर क्यों बसाए जाते हैं? आप ज़रा-सा याद करो, तो ये दूर बसाए जाने का एक कारण यही है कि वो जनजाति क्षेत्रों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं। मान लो खनन या फिर इस्पात मिला तो ठीक है, वहाँ पे जनजाति क्षेत्र में खन के लोहा इस्पात मिला, लेकिन उस लोहे का एक जो क्या बोलते हैं अलग करने की विधि है, उस अलग करने का कारखाना दूर इसलिए स्थित हो रहा है कि हमने नुकसान तो पहुँचाया, लेकिन नुकसान का आधार भी उतना और ज़्यादा ना हो जाए कि हम कारखाने भी खोल दें और नदियों में वो सारी दिक्कतें भी जो एक कह सकते हैं उसके टार के रूप में या फिर जो भी होता है उसमें। तो उस चीज़ में चीज़ें तो बेहतर हैं, मतलब उस आधार पे आपने जीएस में भी देखा है और ये लगभग मुझे लगता है कि जीएस के करीब का प्रश्न है और ऐसा भी नहीं है कि इसमें हम ऐसे नहीं लिखते। तो आप ये आधार भी सोच सकते हो। सर खनन किया जाने से पहले वहाँ के लोगों को सुनिश्चित किया जाए और जो जनजाति वहाँ पर मौजूद है उनकी व्यवस्था करनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो तो खनन कम किया जाना चाहिए। बढ़िया, बिल्कुल ऐसा। ईंधन युक्त विद्युत का निर्माण भी, हाँ, युक्त विद्युत का निर्माण हो रहा है। पवन ऊर्जा एक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात कर सकते हैं। हाँ, देश के जनजातीय क्षेत्र, क्या लिखा है? देश के जनजातीय क्षेत्र में सभी नूतन खनिजों अ, आप देखो एक चीज़ मैं सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप लिखो ना तो ठीक है, वो बातें अगर यूपीएससी ने पूछ ली तो आप उसको कोशिश किया करो आप अपने विचारों से बताओ। वही शब्द आप दोहराओगे ना, ऐसा मतलब मैं नहीं कहता, ऐसा चेकर कहते हैं कि अगर आप बातें शुरू में ही दोहरा रहे हो ना तो सामने वाले को लगेगा कि आप अब आगे तो घुमाओगे ही, आपके पास बातें पहले से कम है। अगर आपके पास जैसे कल या परसों मैं देख रहा था कि एक इंटरव्यू में जवाब कैसे दिया जाता है, तो आपके पास समय कम है ना या फिर आप शब्द सीमा है, तो शब्द सीमा में आप देखो कि आपका पहला शब्द ही आपका उत्तर बन के आए सामने और वैसे ही आप कोशिश किया करो। इस निर्णय को लेते ही समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्थानीय लोगों की सहमत किसी भी निर्णय लेने से पहले स्थानीय लोगों को राय जाननी चाहिए। पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन, बढ़िया। खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए और आप यूपीएससी का एक अगर जीएस में थोड़ा चले जाएँ हम, तो एक सुभेदता पूछता है, आकलन जैसा इन्होंने शब्द यूज़ किया, वो पूछता है। तो ऐसे शब्दों से आप परिचित रहिए। संतुलित दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण, बढ़िया। और कोई कुछ बताना चाहता है या फिर बस इसको एक सीमित करके हम अगले टॉपिक में चलें? कोई और कुछ बताना चाहता है? आप माइक खोल सकते हो या फिर टाइप कर सकते हो। सर जैसे इस जैसे इस ऐसे को समझा गया तो ऐसे ऐसे को सर लिखना तो चुनौतीपूर्ण हो सकता है कुछ, लेकिन और अच्छे से इसको देश अपने एग्जाम्पल के तौर पर और लिखे तो ये आसान हो सकता है। बिल्कुल, एग्ज़ाम्पल हमें देना ही चाहिए और बिना एग्ज़ाम्पल दिए हम करीब पहुँचेंगे नहीं। और कोई कुछ बताना चाहता है या फिर बस इसको सीमित किया जाए, अगले टॉपिक पर चला जाए क्योंकि एक समय का हम लोगों ने सीमा रखा है, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, जैसा आप लोग कहो। या फिर कुछ और बताना रह गया और नहीं भी अगर रह गया ना तो आप लोग जब लिखोगे तो आपको बातें याद आएँगी और जब आप जीएस करोगे, प्रीलिम्स करोगे, आर्ट एंड कल्चर करो या फिर जो इकोलॉजी है, वो करोगे तो आपको कई सारी बातें याद आएँगी और वो बातें आपके दिमाग में एक अगर आधार बना पाई तो आपके ऐसे में वो बातें आएँगी और इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ आप 3-4 बातों को ध्यान में रखो। एक अधिस्थगन का मतलब होता है अस्थायी रूप से रोक। तो क्या अस्थायी रूप से रोक ये नहीं है कि आप ज़रा-सी मोहलत दे रहे हो कि साँस ले लो या फिर वैसी वाली आपने मूवी देखी होगी ना
कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो क्या वो वैसा नहीं है कि हम पूछ रहे हैं कि थोड़ा रोक देते हैं और पूछ लेते हैं आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो ये वाली बात क्या प्रासंगिक है? और ये थोड़ा आप देख सकते हो कि या क्या स्थायी रूप से रोक देने से लाभ ज़्यादा होगा? मतलब लाभ ये देखो कि स्थायी रूप से अगर रोक दिए, तो एक तो पर्यावरण की हानि हो ही रही है। तो पर्यावरण की हानि जब हो रही है, तो आप ये बताओ कि थोड़ा खनन से हम लाभ ले लेंगे तो दिक्कत ही क्या है? अभी वर्तमान समय में पेड़ जो हैं, उड़ीसा के जंगल लगभग 10 लाख जंगल शायद इसी साल का डाटा है। 10 लाख जंगल क्या बोलते हैं 10 लाख पेड़ आग से जल गए। तो ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, तो थोड़ा आर्थिक लाभ लेके हम क्या दिक्कत पैदा नहीं कर रहे हैं या फिर एक अगर रोक के दिक्कत करेंगे तो क्या वैसी बातें नहीं है? हाँ, इस टॉपिक पे आप ले जाओगे और चीज़ें मतलब अगर कुछ बताना चाहते हो तो और बता सकते हो। फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। ये भी सर, जैसे आपने सर बताया कि आप जैसे कि वहाँ पर जैसे उड़ीसा में सर बताया कि 10 लाख पेड़ जल गए, तो सर वहाँ से कोयला का खदान करके और जहाँ पर सर पेड़ की कमी है वहाँ पर पेड़ लगा सकते हैं, और जिससे बिल्कुल। कि उससे दुगुना या तिगुना पेड़ जहाँ पर लगाकर सर यहाँ पर हो सकता है कि पर्यावरण में भी कुछ कमी को रोका जा सके। हाँ, और अगर मेरा एक व्यक्तिगत आधार कि अगर इसका निष्कर्ष होने वाला है, तो अभी बताते-बताते जस्ट मुझे ध्यान आया कि एक अधिस्थगन को तो ठीक है लागू आप करो, साथ-साथ जहाँ ज़रूरी है एक स्थायी रूप से रोकने की, वहाँ आप स्थायी रूप से रोको और एक चीज़ ज़रूरी होती है जनजातीय क्षेत्रों का आप अगर विस्तार करना चाह रहे हो, जैसे वन्य जीव संरक्षण हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, तो इन चीज़ों में आप थोड़ा प्रोत्साहन करो या फिर जो चीज़ें हम जैसे ऊर्जा के लिए अगर खनन कर रहे हैं, तो ऊर्जा के आप विकल्प ढूँढिए। ऐसा मत करिए कि ऊर्जा के लिए आप थोड़ी देर रुके हो, कोयला खनने के लिए आप थोड़ी देर रुके हो, कल खन ले जाओगे। तो आप जैसे विकल्प वर्तमान समय में बन रहे हैं, चाहे पवन ऊर्जा का हो या फिर सौर ऊर्जा को हो, जैसे हमारे एक तकनीकी का विकास हो रहा है या फिर अंटार्कटिक एक जीएस में सवाल ये भी आता है कि आर्कटिक सागर में या फिर उसके आसपास की जो ऊर्जा क्षेत्र मिला है, उससे भारत एक लाभ बना सकता है। तो ऐसी बातें हम और भी सोच सकते हैं कि इसके हमें विकल्प ढूँढने चाहिए, ना कि इसी को एक क्या यथार्थ रूप लेके चलना चाहिए। तो हम अगर विकल्पों पे ज़्यादा जाएँगे, तो ऐसा कभी-कभी हम प्रकृति से माँगने जाएँ या फिर जनजातीय क्षेत्र से माँगने जाएँ, तो उतनी दिक्कत वाली चीज़ें नहीं हैं। और विकल्प के रूप में गांधी जी का जैसा आपका कोटेशन है ही, भूमिका में अगर आ सकता है कि प्रकृति हमें सब कुछ दे सकती है। तो वही आधार कि अगर आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हो, तो उस समृद्धि का आधार थोड़ा आप और ले सकते हो। एक रबड़ की खेती आप कर सकते हो, कृषि क्षेत्र में आप विकास करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हो या फिर सांस्कृतिक प्रचार-प्रसार से या फिर जो हमारी पेटेंट चीज़ें हैं या फिर जैसे कल या परसों टॉपिक किया था लघु उद्योग है, उस चीज़ से या फिर जो हमारी हस्तशिल्प कला है, ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर इस क्षेत्र से अगर आप विकास कर सकते हो और वैश्वीकरण का एक दौर तो है ही, जहाँ चीज़ें एक तरह से कह सकते हैं हवा भी वर्तमान समय में बिक जाएगी। एक कल या परसों ही रील्स देख रहा था उसमें हवा को पैक करके दिल्ली मतलब एक मज़ाकिया रूप में बढ़ रहा था आगे। फिर उसको आप समझ सकते हो कि ऐसे ही हमको इसको अंत करना चाहिए और अब हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और जो हमारा पहला टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक कह सकते हैं कि ये टॉपिक यूपीएससी के दिशा से थोड़ा एक संदर्भ की बात कर सकते हैं। आप जैसे देखोगे इतिहास बदलता है, ये टॉपिक अभी 2 बार हम लोगों ने कर ही लिया है और शायद तीसरी बार करने जा रहे हैं और शायद आपको 2-3 बार और मिलेगा। 2024 में आपको ये मिलेगा कि जब जंगल जो है सभ्यताओं में पहले आते हैं, उसके बाद क्या रेगिस्तान आता है। शायद 2019 या उसके आस-पास मिलेगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। पहले विध्वंस के रूप में, फिर प्रहसन के रूप में। तो आप समझ सकते हो ये टॉपिक यूपीएससी का काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो बताता है इतिहास जो है बदलेगा और परिवर्तन वाला टॉपिक या फिर बदलाव वाला टॉपिक आप इसको एक कह सकते हो यूपीएससी का फ़ेवरेट टॉपिक मान सकते हो। जैसे कल मैंने बताया था ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविता है यूपीएससी का एक फ़ेवरेट क्या बोलते हैं उसको कोर्स है कि वहाँ जाता है
उसको जो भी लाइन अच्छी लगी, उस लाइन को उठा के इस ऐसे में डाल देता है। तो वैसे ही है कि इतिहास वाला टॉपिक इतिहास बदलेगा या फिर इतिहास बदलता है, पहले विध्वंस के रूप में बदलता है, फिर प्रहसन के रूप में बदलता है, प्रहसन मतलब प्रसन्नता के रूप में। तो ये टॉपिक काफ़ी करीब है यूपीएससी के दिल के कह सकते हैं। तो इस पे ज़रा बात करते हैं। आप लोग थोड़ा-थोड़ा आधार बनाओ कि इस पे क्या-क्या बातें होनी चाहिए। ठीक है? कुछ आप अगर बताना चाहते हो तो बता सकते हो। इन्होंने लिखा पिछले टॉपिक पे गवर्नमेंट को केसीएच मीन्स कुछ हाँ, कुछ ऐसे साइट का निर्माण ज़रूर करना चाहिए क्योंकि अगर इल्लीगल तरीके से किसी पॉलिटिशियन के थ्रू माइनिंग की जाए तो कंप्लेन की जा सक हाँ, बढ़िया। कोई अगर बताना चाहे तो इसको बता सकता है पहला टॉपिक की क्या-क्या आधार होना चाहिए। इस पे हम लोग थोड़ा एक विस्तृत चर्चा करते हैं क्योंकि यूपीएससी का एक सॉलिड टॉपिक है और समझ लो ये पेपर आउट हो चुका है। अगर आप 25 में दे रहे हो तो हो सकता है कि 24 में आया था, 25 में ना आए, लेकिन आगे आ ही सकता है। तो इस पे कोई भी कुछ भी बताना चाहता है तो बता सकता है। इसको देख के आपको क्या-क्या समझ आ रहा है? एनीवन? कोई भी कुछ भी बताओ। टॉपिक दिख नहीं रहा तो मैं फिर से फॉरवर्ड कर दूँ? ये देखिए टॉपिक हमारा पहला ही टॉपिक है और इसको आप अंग्रेजी अगर ट्रांसलेट करना चाहोगे तो यही बता रहा है जियोग्राफी में रिमेन द सेम हिस्ट्री नीड नॉट हिस्ट्री को आवश्यकता नहीं है वैसा बने रहने की और अगर भूगोल चाहे तो वैसा बना रह सकता है। तो इस पे क्या क्या सोच पा रहे हो? कोई बताइए। कुछ भी बता सकते हो आप मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि एक ऐसा मंच है जिसमें आपकी बातें लीक होने वाली है या फिर आप गलत बता दोगे तो आपको सज़ा मिलेगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेलो जी, जी, बोलिए। सर। दोनों विषय थोड़ा जुड़ा हुआ है, जिससे नहीं होता है कि पृथ्वी की सतह लगातार बदलती रहती है, नदियाँ मार्ग बदलती रहती है, पहाड़ पहाड़ अपना मार्ग अथी बदलता रहता है, जिससे नहीं होता है सर, बनता रहता है और हुँ, हुँ। महाद्वीप जैसे खिसकता रहता है हमेशा कुछ न कुछ। अ, तो सर इसमें जैसे कि नगरों का सर विकास हुआ और उद्योगों का आदि ने विकास सर हुआ, तो उतना अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं तो। हुँ, हुँ, ठीक जा रहे हो आप। कोशिश बढ़िया कर रहे हो। सर ऐसे सर इसको लिख सकते हैं कि जैसे कि मिस्र हुआ, प्राचीन मिस्र में नदी के किनारे बसे लोगों का विकास हुआ था। फिर जी, सर यहाँ पर रख सकते हैं कि नील नदी के बाढ़ आने से मिस्र की भूमि उपजाऊ बनती रही। बिल्कुल। और सर इसमें यह रख सकते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नदी के किनारे बसे थे और उन्होंने कृषि के लिए नहरों का निर्माण किया। कृषि के लिए नहरों का निर्माण मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि लगातार कुछ ना कुछ बदलता रहता है और प्रकृति का यही हम्म। नियम ही है। आप देखते भी होंगे परिवर्तन संसारे मूला एक तरह से बदलेगा तो है ही। सर हम तो नहीं, कुछ भी बता सकते हो। एक तरह से ये भी बता सकते हो कि आप लगातार प्रयास कर रहे हो कि एक अज्ञानी ज्ञान प्राप्त करते-करते अज्ञानी से ज्ञानी में बदल जाता है। ये भी बातें आप बता सकते हो। ऐसा बिल्कुल हम्म। नहीं है कि आपको बिल्कुल कोई सा भी टॉपिक नहीं याद आएगा। और ये जान लेना कि हम एक तरह से जो अज्ञान की श्रेणी में आते हैं, तो वो तो फिर अरस्तू वाली बात है। सर जैसे कि इस ऐसे को सर लिख सकता हूँ, लेकिन सर जब लिखने बैठता हूँ तो सर उतना पॉइंट नहीं मेरे को आता है कि मैं क्या लिखूं। आएगा वो सबसे पॉइंट मेरी आएगा। कमी है। और कोई कुछ बताना चाहता है तो बता सकता है। देखिए टॉपिक अच्छा है और यूपीएससी भी चाहता है कि हम ये बातें करें। इतिहास के लिए अगर आप हिस्ट्री की बात करना चाहो चलो हिस्ट्री को और सामान्य करके एक तरह से जो परिवर्तन है ना परिवर्तन होगा ही और इस होने का बात ऐसा चाहे वो बदले ऐसा कि हम बदल जाएं किसी और के या फिर जो एक लाइन आती है ना कुछ वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ का बदलना ऐसा कि कुछ वक्त के सांचे को बदल गए। चाहे आप वक्त के सांचे में बदल जाओ ऐसा समझ लो कि समय के साथ आप ढल जाओ या फिर समय आपको बदल दे।
तो वो चीज़ें हैं कि वक़्त तो रुकेगा नहीं और एक तरह से जैसे इन्होंने अभी बताया ना, तो वही आधार है कि हिमालय अगर एक शताब्दी में केवल 2 सेंटीमीटर बढ़ा, तो यही क्वेश्चन वो पूछ रहा है यूपीएससी कि चलो भूगोल अपने एक रूप में बना रह सकता है, लेकिन हिस्ट्री को ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री बदलेगा, आप पहले निएंडरथल मानव होगे, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस हो सकते हो, आप होमो सेपियंस हो सकते हो और वर्तमान में आप रूप देख लो, होमो सेपियंस सेपियंस। शायद कुछ समय बाद इसका भी रूप बदले और ये बदलाव ही दिखाता है इंसान की कैसे चीज़ें बदलती है। चाहे पत्तों से फूलों में बदलना हो, फूलों का फल में बदलना हो या फिर फल का एक जीवन के आधार पर भी आप संदर्भ ले लो या फिर सही शब्दों में अगर कहें ना, तो जंगल का धुओं में बदलना हो, शहर का जहर में बदलना हो, आंगन का बाजार में बदलना हो, आदमी का औजार में बदलना हो। ये बदलना तो होगा ही हमारे सामने। तो इन सारी बातों को जो भी आपको एक आधार मिले, आप पहले बताओ, फिर हम शुरू करते हैं कैसे। साम्राज्य का बनना और बिगड़ना, बढ़िया। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो कई सभ्यताओं के केंद्र रहा है और भौगोलिक स्वरूप में इतिहास के विभिन्न कालों में हुए बदलाव के निशान मिलते हैं। ये थोड़ा हम आगे निकल गए मतलब एक तरह से रिलेवेंट है टॉपिक। ऐसा नहीं कह रहा कि टॉपिक बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसको हम तब बात करें जब ये बातें होंगी कि इंसान जो है इतिहास बदलने के चक्कर में भूगोल बदलने लगा है और इसका आधार थोड़ा बाद में हो तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। और अभी भी कोई खास दिक्कत नहीं है, अभी भी हो सकता है एक रूप। और कोई बताना चाहेगा? किसी को कोई कुछ कविता याद आ रही है या फिर कोई एक शेर शायरी या फिर कोई सी कहानी कि इंसान पहले ऐसा था। आप अशोक सम्राट की कहानी बता सकते हो कि अशोक ने अपने आप को उसी मतलब एक एक जीवन में ही बदला या फिर आप वाल्मीकि का रूप देख सकते हो। एक पौराणिक कथा में जैसे वो मूर्ख थे, वाल्मीकि थे या कालिदास, जो भी हो मतलब अपने आप को उनके बदलने का स्वरूप कैसा था, एक तरह से वो अपने आप को कैसे बदल रहे थे। या फिर आप ऋग्वैदिक काल से देख सकते हो कि कैसे ऋग्वैदिक काल में जो रीतियाँ थी, प्रथाएँ थी, परंपराएँ थी, वो उत्तर वैदिक काल जाते-जाते बदल गई। और यूपीएससी का मैंने कहा फ़ेवरेट टॉपिक है ना, आप जीएस पेपर 1 का शायद पहला, दूसरा या फिर जो भी हो, आप क्वेश्चन देख लो कि ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में क्या भिन्नताएँ आ गई। और देख लो यूपीएससी का फ़ेवरेट टॉपिक, वो हरदम पूछता है कि एक इतिहास अगर बदल रहा है तो किस रूप में बदल रहा है। पहले अगर गंधर्व विवाह होते थे, फिर सती हत्या होने लगी और वर्तमान समय में आधुनिक पद्धति के विवाह होने लगे, लिव इन रिलेशनशिप आ गया, तो एक विवाह के मूल्य में भी बदलाव हुआ ही है। ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो आपने मतलब कम से कम टॉपिक समझ लिया ना, क्या बातें हमको सोचनी है इसमें? हाँ या ना? अगर कुछ-कुछ समझ समझ गया है में आ तो रहा है। हाँ, तो अब हाँ, बताइए समझ में आ इसकी रहा है सर। प्रस्तावना क्या होने वाली है? क्या लगता है आपको? या फिर कम से कम अगर हम 3-4 उत्तर या फिर 3-4 प्रश्न ले लें, एक आधा, कि भूगोल यथावत बना रह सकता है? तो पहला सवाल तो ये पहला सवाल नहीं होना चाहिए, फिर भी हमारे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि क्या मानव इसको यथावत बना रहने दे रहा है? क्या मानव इसको बदल नहीं रहा है? जैसे अभी टॉपिक नंबर 2 पे बात कर रहे थे, तो टॉपिक नंबर 2 वो पहला ही आधार है कि मानव इसको बदल रहा है। एक भौगोलिक रूप को बदलने का प्रयास कर रहा है और अगर भूगोल चाहे तो वैसा बना रह सकता है। लेकिन प्रकृति का नियम तो है, बदलाव होगा ही। जैसे आप अगर सभ्यताओं का विनाश देखते होगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का पता नहीं चला कि वो कैसे बदल गई। तो भूगोल भी बदलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक उन्हीं रूपों में सामने रहते हैं। अगर आप देखो तो 2 सेंटीमीटर हिमालय का बदलना क्या ही बात है, मतलब एक उसको हम बदलना कहेंगे या फिर मानव जैसे बदल जाता है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना, कई बार देखना। इंसान जब बदलता है या फिर गिरगिट का रंग बदलना हो गया। तो उन सारी बातों को जो भी आप समझ सकते हो, एक इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए एज़ अ यूपीएससी। पृथ्वी पर मानव सभ्यता का विकास में अनेक सभ्यता जैसे सिंधु घाटी के शहरों की खोज एवं उत्खनन ने पूरा इतिहास ही बदल डाला। हम आज अपने पश्चिम पुरखों की नगर नियोजन पद्धति पर गर्व करते हैं। बढ़िया। भूगोल एक खामोश पटल।
उस पर इतिहास के रंग मानव के हाथों से भरते। नदियां बहती है, पर्वत खड़े हैं, पर कहानियां दिलों में लिखी जाती। रेगिस्तान की मौन गूंज है, सभ्यताओं का उदय पतन। एक खेल भाग्य और संयोग का, किंतु मनुष्य चुनता है, राह बनाता है भूगोल की रेखाओं से परे। बढ़िया। और कुछ इसका इंट्रो क्या होना चाहिए, ये आप कोई बताना चाहेगा? भूगोल और इतिहास दोनों ही एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। भूगोल पृथ्वी की सतह और उसके तत्वों का अध्ययन है, जबकि इतिहास मानव सभ्यताओं, विकास, परिवर्तन का अध्ययन है। बढ़िया। सॉरी अब सर, बीच इसके में बोल रहे हैं। सॉरी सर, जी बीच जी, में बोल रहे हैं। कोई नहीं, हम बोलिए। पहली बार बोल रहे हैं, एक शायरी सुनाए? जी जी। सुनाए? हम्म। ओके, सॉरी बीच में हाँ, बोलने के लिए। टॉपिक से रिलेटेड हो तो अच्छा रहेगा। टॉपिक से जी जी। रिलेटेड तो नहीं है, बस ऐसे ही है, मतलब क्या ही, रहने दीजिए, सुनाती हूँ। आप फिर बाद में कर देना। और नहीं, देखो। हम ना यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करते ना, अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, मतलब हाँ, ओके यूपीएससी नहीं, वन डे एग्जाम का स्टार्ट किए ओके हैं। ओके। तो ठीक है, Yes, sir। मैं अपने आधार पर बताता हूँ कि इसका मुझे क्या लगता है कि एक जो आधार बनना चाहिए या फिर एक प्रस्तावना होनी चाहिए जो बताए कि हाँ, वास्तव में जो आगे हम लिखने वाले हैं। आपके दिमाग में ये भी आ रहा है, जैसे इन्होंने एक अभी भेजा ना कविता कि भूगोल की रेखाओं से परे। तो ये बातें हैं कि हमारे दिमाग में तो ये भी आ रहा है कि हम भूगोल को भी बदलेंगे। तो हमारा जो भूमिका बननी चाहिए, भूमिका बहुआयामी हो सकती है, ऐसी कि पहला तो ये परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और अगर इस परिवर्तन प्रकृति का नियम एक स्वाभाविक घटना है, तो अक्सर हम यही ना पाएंगे कि संरचना जो बनी है बिगड़ेगी, और उस संरचना का बनना, बिगड़ना, फिर से बनना, फिर से बिगड़ना एक लगा रहेगा। चाहे वो ऐसा हो कि जैसे आप लोग एक शायरी या फिर जो भी उसको बोलते हैं, सुना ही होगा, कुछ वक़्त के साँचे में ढल गए, कुछ वक़्त के साँचे को बदल गए। अब है तो दोनों चीज़ बदलना ही, चाहे वक़्त के साँचे में ढलना हो या फिर वक़्त के साँचे को बदलना हो। तो मुझे एक 2 संदर्भ याद आ रहा है। वक़्त के साँचे में ढलना एक तरह से समझो कि इतिहास जो हमें ढालना चाह रहा है, या फिर इतिहास अपने आप जब परिवर्तन कर रहा है, चाहे वो त्रासदी के रूप में, आपदा के रूप में हो, प्रहसन के रूप में हो, खूबसूरती के रूप में हो, एक छोटे अंकुरित बीज का एक विशाल वयोवृद्ध पेड़ में बदलना हो, या फिर आप सोचो कुछ वक्त के सांचे को बदल गए, मतलब एक तरह से वो, मतलब भूगोल को भी आप समझ सकते हो कि भूगोल का बदलना कैसे आधार ले सकता है। मतलब मनुष्य चाहता है इतिहास बदलना, और वैसे आपने कई, मतलब एक कहानियां, कथाएं सुनी होंगी जो बातें बता सकते हैं चीजें कि ये बदलाव, ये चीजें ये ऐसी नहीं है जो सामने दिख रही हैं। ये यही है कि यथावत भूगोल रह सकता था और हमने रहने नहीं दिया, और इतिहास जहाँ आवश्यक नहीं है उसको रुकना, हम कोशिश करते हैं इतिहास को रोकने की। मतलब आप समझो कि जिस चीज़ को रुकना ज़रूरी नहीं है, उस चीज़ को हम कोशिश करते हैं रोकने की, और जिस चीज़ का रुकना एक सरल सी बात है, वो अपने आप ही रुक सकता है। मतलब प्रकृति का परिवर्तन तो नियम है। आप चाहे जलवायु परिवर्तन देख लो या फिर मौसम देख लो, बदलेगा तो है ही। लेकिन वो अपने आधार पर एक मंद-मंद गति से बदलेगा। अगर वो वाली बातें आपको याद होगी, धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और अगर उस हम 100 घड़े को लगातार पानी डालते रहेंगे, पेड़ का भी या फिर उस फल में क्या बोलते हैं, उस पेड़ में कभी फल नहीं लगने वाले। और वही आधार हमारा कम से कम होना चाहिए कि क्या इंसान, क्या जानवर, क्या भूगोल, क्या इतिहास, सबका ढांचा बदलेगा। लेकिन ढांचा बदलने को कम से कम ये ना हो कि हम जैसे इन्होंने कविता लिखी है ना ये वाली, काफ़ी मतलब एक सटीक है। भूगोल एक खामोश पटल, उस पर इतिहास के रंग मानव के हाथों से भरते। और मानव अगर हाथों से अगर इतिहास के रंग भरने लगेगा, तो भूगोल भी फिर दिखाएगा, मतलब अपनी। और यूपीएससी का मैंने बोला ना फेवरेट टॉपिक है, मुझे एक टॉपिक और याद आया जो ये बोलता है कि हम क्या मानव नियमों का तो सामना कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों का सामना नहीं कर सकते। और अगर हमने भूगोल को बदलने की कोशिश की इतिहास को बरकरार रखने के लिए, तो ये दिक्कत वाली चीज़ है। हाँ, शायद टॉपिक आपको अलग लगे, लेकिन एक संदर्भ समझना ज़रूरी है कि हमारा जो एक आगे का भाग होगा, यही होगा कि यही सारी बातें हम डिफाइन करेंगे। और क्या लिखा? पृथ्वी की सतह लगातार बदलती रहती है। इतिहास हमें बताता है कि कैसे भूकंप, ज्वालामुखी, अन्य भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने भूगोल को आकार दिया।
ये भूगोल का इतिहास है। बढ़िया, आप फिर भी देखोगे ना तो चीज़ें बदलती हैं लेकिन उसका ढाँचा वैसा ही बना मतलब एक भौगोलिक रूप में कि वहाँ पे बदलाव होगा और वो एक तरह से भूगोल का इतिहास ही है जहाँ बदलाव तो दिख रहा है लेकिन ढाँचा बना रहेगा। आप देख सकते हो कि चीज़ें उतनी भी एक क्या बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट नहीं कर जाती कि एक जो भी आधार हो डायरेक्ट यहाँ से वहाँ पहुँच गया। तो भूगोल का बदलना ठीक है। लेकिन वो रह सकता है। यूपीएससी कह रहा है रह सकता है और उस रह सकते को हम कोशिश कर रहे हैं लगातार बदलने की तो वो दिक्कत भी दे सकता है। तो इसको मतलब मेरा आधार यही कि थोड़ा बताएँगे कि संसारे मूला परिवर्तन ही संसार का मूल्य है और उस मूल्य में चीज़ें बदलेंगी। लेकिन बदलने के प्रयास में अगर हमने ऐसी कोशिश की कि इतिहास को बरकरार रखना चाहा, तो उस इतिहास को बरकरार रखने के चक्कर में हम मानव को बरकरार नहीं रख पाएँगे। आप देख ही सकते हो कितनी चीज़ें एक आप अगर उसको रोकने का प्रयास करोगे तो वो चीज़ें रुकेंगी नहीं। प्रकृति का नियम है जो दिखाई देता है वो सब परिवर्तनशील है। अ, चन्नी क्षणिक बाद का थोड़ा विस्तार अपने शब्दों में। यही लिखा है क्या? न और कोई कुछ बताना चाहता है इसमें? प्रस्तावना के रूप में आपको अगर कोई कहानी याद हो तो बता सकते हो। टाइप करिए और जो भी चीज़ें हैं ना ये वाली आपको जो मैंने बताया कि बदलने का रूप ऐसा कि जंगल बदला धुओं में, शहर का ज़हर में, आंगन का बाज़ार में, आदमी का औज़ार में और ये चीज़ें ऐसी हैं कि आरोप लगाना ही नहीं है ना, एक तरह से आप सोचो। वो आपको याद है कि हम उस बात पे गर्व करते हैं कि हमारा जो एक सभ्यता है, वो सभ्यता नहीं बदली। यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सभी जहाँ से, किंतु हस्ती ऐसी है, हमारी मिटती नहीं। तो क्या वास्तव में ऐसा है कि हमारी जो संस्कृति है या फिर हमारी सभ्यता है, वो मिटी नहीं है? यहाँ पे जो यूपीएससी का टॉपिक है, क्या ये यूपीएससी के टॉपिक का विरोधाभास कर रहा है कि इतिहास को ज़रूरत नहीं है रुकने की या फिर यथावत बने रहने की? तो क्या यहाँ पे इतिहास रुक रहा है? ऐसी भी बातें हमारे सामने हैं। आग कैसे परिवर्तनशील है? आग पहले मतलब एक तरह से आप समझो, आग का जो संदर्भ है ना, ये परिवर्तनशील पहले होता था कि जानवरों को मारेंगे, खाएँगे या फिर एक प्रकाश के रूप में। आग का उपयोग हम करते थे प्रकाश के रूप में या फिर खाना पकाने के रूप में। लेकिन इसका अब वर्तमान समय में क्या बदला है? उपयोग बदला है। उपयोग का आधार मतलब उस तरह से भी नहीं कह रहा कि ये आधार पूरी तरीके से बदल गया, लेकिन फिर से भी आप अगर देखना चाहो तो इसका आधार एक विनाश के रूप में भी सामने आ सकता है। तो वैसा आधार भी हमारे सामने है। और कुछ आपका कोई अपना अस्तित्व ठीक है, ऐसी मतलब जो टॉपिक में बातें हैं एक गहराई से आप बता सकते हो कोई कहानी, कोई बातें तो वो ज़्यादा एक हमारे लिए काम करेंगी क्योंकि विचार तो सबके वही रहेंगे। अपने विचारों में वो कहानियाँ, वो कंटेंट सेट होगा। बाकी चीज़ें अगर आप सोचोगे तो किसी का मानना ये है कि आग परिवर्तनशील नहीं है या फिर केवल परिवर्तन ही परिवर्तनशील नहीं है। लेकिन कोई-कोई अगर सिद्ध करना चाहे तो ये भी सिद्ध करेगा उस परिवर्तन का रूप पहले ये था या फिर आप शब्दों पे जगह-जगह पर जहाँ-जहाँ पे बदले पानी ऐसा कुछ है ना कि एक आप कोस-कोस में जाओगे ना 3 कोस पे बदले पानी वाली बात है। और जब पानी तक बदल जाता है, बाढ़ी तक बदल जाती है, तो फिर इतिहास का बदलना तो फिर एक वैसी ही बातें हैं। मानवीय प्रभाव मानव ने कृषि औद्योगीकरण शहरी भूगोल को बहुत प्रभावित किया। बढ़िया आप इस चीज़ को बता सकते हो। और कोई कुछ बताना चाहता है? हेलो सर। जी, जी। सर ये चीज़ की शुरुआत यहाँ से भी तो कर सकते हैं, जैसे इतिहास जो है इसमें 1 सेकंड हम निबंध देखे नहीं है। क्या था? हाँ, भूगोल यथावत बना रह रह सकता है और इतिहास के लिए आवश्यक नहीं है। तो एक तरह से यहाँ से ये भी बोल सकते हैं ना कि इतिहास में जैसे परिवर्तन हम देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में
कितने सारे परिवर्तन हुए पहले जैसे हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता आया, फिर उसमें नगर नियोजन हुआ, फिर वहाँ से वो चीज़ें आगे बढ़ी, उसमें जैसे पशुपालन आ जाता है, फिर धीरे-धीरे कृषि जो है, कृषि का ये चीज़ होता है, फिर वैदिक काल, उसमें फिर उत्तर वैदिक, फिर स्त्रियों के जो है किस तरह से मतलब उसमें उसके मान-सम्मान में जो है एक तरह का मतलब गिरावट देखने को मिलता है। मतलब किस तरह से ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक में परिवर्तन देखने को मिला। फिर उत्तर वैदिक से फिर आगे चलते हैं, तो फिर जैसे अशोक के काल में आते हैं, उसके पहले जैसे यमन का आक्रमण होता है, सिकंदर आक्रमण करता है। मतलब एक तरह से जो है मानव का हस्तक्षेप हुआ, तो किस तरह से इतिहास में परिवर्तन आते चल गया है मतलब परत दर परत हम लोग देख सकते हैं वहाँ से। फिर वहाँ से वो चीज़ें आगे बढ़ी तो एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होता है। फिर मुगल काल आ जाता है, फिर वहाँ पे जैसे मुगलों का आक्रमण हुआ, तो एक तरह से मानव के हस्तक्षेप से जो है इतिहास में परत दर परत जो है परिवर्तन आते जा रहा है। फिर वहाँ से वो चीज़ें आगे बढ़ी, फिर मुगल का वो सब जितने सारे शासक आए, तो वहाँ पे वो परिवर्तन हुआ। फिर इन ये मिडाइवल ये मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाते हैं, वहाँ पर अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप होता है, फिर वहाँ से हिस्ट्री परिवर्तित होता है, मॉडर्न हिस्ट्री में आए। तो वो चीज़ें हम एक तरह से देख सकते हैं कि इतिहास में जो है मानव के हस्तक्षेप से शायद वो चीज़ें थोड़ी-सी जल्दी-जल्दी परिवर्तित होती हमें नज़र आती है। और भूगोल में शायद वो चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन धीमी गति से परिवर्तित हो रहा है। भूगोल में हमें वो चीज़ें थोड़ी धीमी गति से परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। जैसे पहले जो पेंजिया, पेंथिला था पेंथालासा था, उस तरह से महाद्वीप बने, मतलब कैसे-कैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन वहाँ भी तो हुआ है, लेकिन वो चीज़ें धीमी गति से हुई और वो चीज़ें हमारे सामने नज़र आया और अभी तो मानव का हस्तक्षेप इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भूगोल भी परिवर्तित होता नज़र आ रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इस तरह का प्रदूषण फैलना, तो ये सब चीज़ें तो भी तो प्रकृति पे ये कर रहा है ना, इफ़ेक्ट कर रहा है ना। तो ये चीज़ें भी तो हम इसमें डाल सकते हैं ना कि जैसे ज्योग्राफी में भी तो मानव के हस्तक्षेप से बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट हमें लगता है कि यहाँ पे डाल सकते हैं अच्छे से। बढ़िया। और कोई बताना चाहता है? मानव हस्तक्षेप के कारण इतिहास बदला और उससे भूगोल। हाँ, मतलब एक आधार यही सोच सकते हो आप कि जैसे एक सामान्य सी बात ना, सूरज भीषण आग का गोला में बदल गया, हवा जो है बन गई तीखी जहर, विचार हो गए कुंठित से, मानव बन गए पृथ्वी के लिए कहर। तो ऐसी बातें हैं हमारे सामने कि जो बदलाव था ठीक है, बदलाव का रूप हमारे सामने ऐसा नहीं था बिल्कुल। जैसे आप देखो, ये हमारे सुकरात की बात कर लो। सुकरात से ज्ञान बदला प्लेटो में, प्लेटो से बदला वो चीज़ अरस्तू में, अरस्तू से वो गया सिकंदर में, सिकंदर से मतलब एक तरह से ज्ञान का आधार भी तो हम देख सकते हैं। ज्ञान लगातार परिवर्तन हो रहा है एक आधार में। सिकंदर का स्वरूप वास्तव में अरस्तू जैसा नहीं था, प्लेटो का स्वरूप वास्तव में अरस्तू जैसा ना हो या फिर प्लेटो का स्वरूप सुकरात जैसा ना हो, हर रूप में भिन्नताएँ हैं। आप अगर देखोगे, आपको आपने अगर एक कॉलेज हिंदी साहित्य से किया होगा तो उसमें एक पढ़ाते हैं पाश्चात्य काल की जो एक काव्य या फिर जो धारणाएँ होती है सिद्धांत, तो उसमें जो प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत है और अरस्तू के अनुकरण का सिद्धांत है। अरस्तू गुरु है, मतलब प्लेटो गुरु हैं अरस्तू के, लेकिन वो स्वयं अरस्तू उस बात का एक खंडन करते हैं कि आप जो चीज़ें बता रहे हो, ये चीज़ें हैं तो ठीक, लेकिन उस आधार पे मेरा जो विचार है, ये है। और आप देख भी सकते हो, अगर कोई भी शिक्षक सामने वाले को ज्ञान देता है, तो विद्यार्थी में उसके अपने गुण होंगे। ज्ञान हो सकता है कंटेंट के नाम पर, जैसे अभी मैं बात भी कर रहा था कि कंटेंट हो सकता है सबका सेम, लेकिन बताने का तरीका सबका एक परिवर्तन रूप में ही होगा, चाहे वहीं से एक स्रोत से। जैसे आपको एक कहानी बताता हूँ। एक अ, एक क्या बोलते इंसान था और उसके 2 बेटे थे और उसका मतलब समझो इंसान शराब पीता था। पहला बेटा ये बोलता था कि मेरे पिता शराब पीते हैं, तो आप हमसे क्या अपेक्षाएँ रखते हो? और दूसरा बेटा ये बोलता था कि अगर मेरे पिता शराब पीते हैं, तो आप मुझसे क्या अपेक्षाएँ रखते हो? क्या मैं भी शराब पीऊँ? तो बस एक देखने का नज़रिया है और वही चीज़ें हैं कि परिवर्तन का होना आप एक मनुष्य के आधार पर समझो। कोई देश ऐसे होंगे जो चीज़ों को उस आधार पर यूज़ करेंगे कि उनका परिवर्तन का आधार दूसरा होगा। जैसे मैंने इंट्रो में बात भी की थी कि कुछ होंगे जो वक़्त के साँचे में ढल जाएँगे। जैसे आप ये भी टॉपिक समझ सकते हो कि कठिनाई है अगर सामने,
तो कुछ का परिवर्तन का रूप यही कि हम अपने आप को ही बदल लें, चीज़ें एक सामने करें ही ना या फिर चीज़ों को करें ही ना, और इस आधार में बदल सकते हैं। किन्हीं का एक स्वरूप ये होगा कि हम अपने आप को बदलें। अगर चाहता है प्रकृति कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, चाहता है प्रकृति की जो लिखेगा वही टिकेगा, ऐसी वाली बातें तो वही है कि चीज़ें जो है सब क्लियर सी हैं, बस एक बदलने का स्वरूप है। आप जैसा बदलना चाहोगे वैसे में बदलेंगे। चाहे आप अगर भूगोल को जैसा बदलना चाहोगे वैसा इतिहास बदलेगा, या फिर इतिहास को जैसा रोकना चाहोगे वैसे भूगोल रुकेगा। और इंसान की भी आप प्रकृति देख सकते हो, निएंडरथल मानव से वर्तमान समय में होमो सेपियंस हो जाना। बौद्ध धर्म से आप देख लो, बौद्ध धर्म का पहले हीनयान महायान में बदलना, फिर हीनयान की 2 और शाखाएँ होना, फिर ऐसी चीज़ें एक क्रमिक रूप में बढ़ती चली जाएँगी। और वर्तमान समय में चाहे कोई-सा भी धर्म ले लो, कोई-सा भी बातें ले लो, सत्य का हो, सत्य आज जो कहा गया है या फिर जो एक व्याख्या वर्तमान समय में की गई है, व्याख्याएँ भी बदलेंगी। ऐसी मतलब एक कोई आप देख सकते हो कि किसी ने व्याख्या की, जैसे आप जो हमारे वो थे मेंडलीव थे, मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी, उससे पहले और लोगों ने दी, उसके बाद और लोगों ने दी, तो सबकी व्याख्या अपने-अपने रूप में एक परिवर्तन का आधार ही तो दिखा रहा है। तो वही चीज़ें हैं। एक आपने अभी टॉपिक हमारा देखा कि पारंपरिक भारतीय परोपकारिता से गेट्स बफेट मॉडल तक, मतलब हमारा जो ये भाव था विद्या ददात विनयम या फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वहाँ से हमारा ये भाव हो गया कि अपनी झोली भरो, अपने मतलब एक आधार स्थापित करो, जो चीज़ है वो सिर्फ़ तुम्हारी है, ऐसा वाला भाव। या फिर हमारी जो एक मानसिकता थी वसुधैव कुटुंबकम से, वहाँ से हम पहुँच गए कि न्यूक्लियर फैमिली, एक एकल परिवार, हम 2 हमारे 2 की भावना, जहाँ हमारा संयुक्त परिवार था, वहाँ से कहाँ तक बदल गया। तो वो सारी बातें आप समझ सकते हो, आप प्रकृति को देख सकते हो कैसे बदली। या फिर ये बदलने का आधार क्या ऐसे नहीं हुआ कि काल करे सो आज कर, में हमने ऐसी और भी चीज़ें आज ही कर दी जो कल करना ज़रूरी था। मतलब ये बातें वैसे प्रासंगिक ना लग रही होंगी, लेकिन इसको आप ज़रा-सा सोच सकते हो कि काल करे सो आज कर बातें ऐसी नहीं है कि दिक्कत करने वाली हो। लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ें जो कल पर है, या फिर इतिहास अगर धीरे-धीरे बदलता है, भूगोल अगर धीरे-धीरे बदलता है और हम आज ही बदलने पर तुले हुए हैं, तो फिर मानव वास्तव में पृथ्वी के लिए एक कहर रूप में ही आएँगे। तो ऐसा आप सोच सकते हो कुछ भी। भूगोल लेकिन यथावत। लेकिन बोलिए? लेकिन सर इसमें ये सबसे ज़्यादा बदल रहा है कि लेकिन जलवायु सर परिवर्तन से भूगोल को बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। ये तो हुँ। मानव के लिए और सबसे बड़ा खतरा कारण बन सकता है सबसे ज़्यादा। और मुझे लगता है ना, सिर्फ़ मेरा व्यक्तिगत एक क्या बोलते हैं उसको, नज़रिया है। हेलो, आवाज़ आ रही? बोलिए। जी, जी सर बोलिए। सिर्फ़ सिर्फ़ मेरा व्यक्तिगत ये नज़रिया है कि यूपीएससी भी हमसे पूछना चाह रहा है कि जब भूगोल यथावत बना रह सकता है, केवल इतिहास के बदलने की बात है या फिर इतिहास वैसा नहीं बदल सकता है, तो हम क्यों भूगोल को बदलने पर तुले हुए हैं? और अगर हम भूगोल को बदलने पर तुले रहेंगे, तो बातें बिगड़ जाएँगी, और बिगड़ेंगी ऐसे कि फिर हम ये नहीं कह पाएँगे कि हमने जो परिभाषाएँ बनाई थी, वो परिभाषाएँ एक सीमित हो चुकी हैं, संकुचित हो चुकी हैं। तो यूपीएससी भी हमसे यही जानना चाह रहा है, क्या तुमको ये बदलता रूप दिख रहा है? क्या जो एक भूगोल स्थिर होता है, आप पहाड़ की बात कर लो, पहाड़ अपने आप में, वैसे आपने सुना है अंगद का पैर मतलब जैसे कोई चट्टान वाली बात, तो वैसा पहाड़ का भी रूप हो, नदियों की धाराएँ अगर बदल रही हैं, नदियों का एक रूप बदल रहा है, पेड़ की हवाएँ बदल रही हैं, पवन की दिशा बदल रही है, जलधाराओं का स्वरूप बदल रहा है, तो ये हम भूगोल पे एक छेड़ कर रहे हैं, और वो नहीं बदलना मतलब एक तरह से वो बरकरार रह सकता है अपने रूप में। फिर भी अगर बदलाव हो रहा है, तो यूपीएससी भी हमसे यही पूछना चाह रहा है, जब केवल इतिहास बदल सकते हो तुम, तो फिर तुम कोशिश क्यों कर रहे हो भूगोल बदलने की? और वर्तमान समय में मानव की प्रकृति भी यही है। जैसे अभी हमने टॉपिक नंबर 2 किया, तो शहरीकरण से मतलब जनजातीय क्षेत्र से लेकर शहरीकरण तक बदल जाना, एक कह सकते हैं कि हमारे लघु उद्योग से नवाचार प्रौद्योगिकी, या फिर कह सकते हैं कि एक सुगंधित स्वच्छ शीतल हवा से एक जहर जैसी हवा में बदल जाना, तो ये रूप वास्तव में है कैसा? यूपीएससी यही जानना चाह रहा है, मुझे ऐसा लगता है।
तो सर इसमें हमें कैसे जैसे सर पछताना, और ऐसे में इस पे सर लिखना है, तो पछताना कैसे इसको बेहतर लिखा जाए, क्योंकि सर इसमें तो दोनों लिखा जा सकता है कि जो है सर यहाँ पर सबसे चेंज भूगोल जो है, देखा जाए तो पहाड़ जो है बहुत लाखों साल में कुछ चेंज आता है, देखने को मिलता है, लेकिन ये सर, और यहाँ पर सर देखा जाए इतिहास हमेशा बदलता है, लेकिन मानव के कारण सर आवश्यकता से और बहुत तेजी से प्रकृति चेंज हो रही है। तो सर ऐसे कहने का मतलब है कि इंट्रो इसका कैसे लिखा जाना चाहिए, क्योंकि पूरा मैं अच्छे से शायद उसमें नहीं लिख पा। जी, जी। मैं शायद आपकी अगर बातों को सही से समझ रहा हूँ ना, तो बदलने का रूप या फिर परिवर्तन एक तरह से प्रकृति का अगर नियम है, तो बदल दो यार परिभाषा बदलाव की। परिवर्तन हो तो अच्छा हो फिर, जंगल बदले वनों में, मतलब एक जो पेड़ है, वनों में बदल जाए, नदियाँ बदले महानदी में, पर्वत बदले महापर्वत में, हवा बदले शीतलता में, तब कहेंगे ना हम कि इतिहास हमने बदल दिया है। ये मतलब आप ये संदर्भ तो सोच सकते हो ना, अगर बदलाव है, तो बदलाव का रूप तो अच्छा भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि बदलाव हमेशा बुरा होगा। अगर गांधी जी ने अपने एक कह सकते हैं सीमित या फिर अल्पज्ञानी स्वरूप को एक महाज्ञानी में बदला, या फिर अरस्तू जैसा एक महान विद्वान अपने आप को शून्यता में बदल पा रहा है, या फिर आप जिस भी एक अशोक जैसा क्रूर शासक अपने आप को एक धम्म वाला, जिसका धम्म वास्तव में एक अच्छा था, उस रूप में बदल रहा है, तो ये बातें कहाँ प्रासंगिक है या नहीं है? अगर भूगोल का रूप कि नदियाँ जहाँ एक धारा दिखाती थी, आज नदियों में वो पानी और गहराई में मिलता है, तो ये चीज़ें क्या दिक्कत वाली है? जहाँ पेड़ पहले एक जंगल थे, आज वो विशाल वन बन गए हैं, तो क्या ये दिक्कत वाली बात है? क्या जहाँ एक हवा नॉर्मल होती थी, वर्तमान समय में एक्यूआई चलो ले लो, एक करंट की बात कर लो, एक्यूआई अगर बेहतर हो जाए, अभी 500 अगर है तो दिल्ली का ले लो, 500 अगर है तो 30 पे आ जाए या फिर 100 के अंदर आ जाए, तो क्या ये परिवर्तन दिक्कत वाली बात है? और अगर इस तरह के अगर हम भूगोल को बदलेंगे, तो क्या हम गलत भूगोल बदल रहे हैं? और तब वास्तव में हम समझ पाएँगे कि जो बदलाव की वास्तविक परिभाषा है ना, हम समझ पाए हैं। ये जो बुराइयाँ हैं, बुराइयों को बदल दें हम अच्छाइयों में। जो ये कुरीतियाँ हैं, कुरीतियों को बदल दें हम एक प्रासंगिक रीतियों में। धर्म है, धर्म में जो कुंठाएँ हैं, उन कुंठाओं को निकाल कर हम बदल दें एक प्रासंगिक धर्म में। वैज्ञानिकता में जहाँ एक अल्पता है या फिर अज्ञानता है, उस अज्ञानता को हम करीब ले जाएँ एक तार्किकता तक, एक कह सकते हैं प्रवाह तक। और जब ये प्रवाह वैज्ञानिकता, आध्यात्मिकता, बदलाव, चाहे वो फिर भूगोल का हो या फिर इतिहास का हो, आपने जितने उदाहरण देखे होंगे, इतिहास उन्हीं का भी बरकरार है, जिन्होंने बुराई से अच्छाई की ओर या फिर अच्छाई से और ज़्यादा अच्छाई की ओर जाते रहे हैं। गौतम बुद्ध अपने मतलब एक तरह से उनका जन्म अगर हुआ है, तो उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपने रूप को अगर एक समाज के लिए बदला है, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारी प्रस्तावना हो या कंक्लूज़न हो, यही होना चाहिए एक तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन का जो स्वरूप हो, चाहे फिर भूगोल को बदलना हो, अगर आप भूगोल को भी बदल रहे हो, आप नहीं चाहते यथावत बना रहे, तो आप फिर पार्कों की जगह, छोटे-छोटे पार्कों की जगह आप बड़े-बड़े उद्यान बनाओ, एक राष्ट्रीय उद्यान बनाओ, वन्यजीव संरक्षण बनाओ, या फिर जो भी आप बना सकते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप नदियों को एक तालाबों में ना बदल दो, या फिर तालाबों को एक छोटे जल निकायों में ना बदल दो। जैसे आप दक्षिण भारत का देख ही रहे हो, केवल 17% मतलब जीएस में अगर आ जाओ, केवल 17% वहाँ जल क्षमता धारण कर रहा है। तो उस चीज़ को अगर हम एक प्रासंगिक रूप में बदलेंगे कि 17% की जगह 120%, नहीं चलो ठीक है, ये बात भी थोड़ी अजीब ही हो जाएगी। कम से कम 17% से ऊपर उठकर इतना हो जाए कि जो जल संसाधन है, उससे मानव की पूर्तियाँ हो पाएँ। अगर उच्च न्यायालय ने कहा है किसी क्षेत्र के लिए 135 लीटर प्रति व्यक्ति पानी चाहिए, तो उतना पानी अगर मिल पा रहा है, तो फिर ये बदलाव वास्तव में अच्छा बदलाव है। अगर हम बात कर रहे हैं इस बदलाव की कि जो न्याय है, वो गरीबों तक पहुँचना चाहिए, तो वो भी बदलाव अच्छा है। अगर संविधान के प्रावधान गरीबों तक पहुँचना चाहिए, तो वो भी प्रावधान अच्छा है। अगर स्वास्थ्य सुविधा केवल गरीबों से, कल वाला टॉपिक याद करो, जो हैप्स वर्ग है, उस वर्ग से जाके एक गरीब वर्ग या फिर एक संवेदनशील वर्ग तक पहुँचे, तो ये भी बदलाव अच्छी बात है। और इस बदलाव की ही हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर आप बदलोगे, तो ये बदलाव बदलाव
है ही नहीं वास्तव में। ये तो एक सुधार है और सुधार का होना, बदलाव का होना दोनों अलग बातें हैं। बदलाव के रूप में आप नष्ट कर दो, ये बातें यूपीएससी नहीं कह रहा। बदलाव के रूप में आप बनाओ और जब बनाओगे 1-1 अगर 11 होगा तो वो 11 ही फ़ायदा करेगा, ना कि 1-1 मिलके 0 हो जाए तो वो बातें दिक्कत करेंगी। ऐसा मतलब मेरा मानना है। और कोई अगर कुछ बताना चाहे तो बताए, फिर चला जाए जैसे सर आज का टॉपिक। जी जी, जी। जी जी सर, और उसे समझ में सर, लेकिन सर ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यूपीएससी चाहता है कि जो मानव है, मान जो जो लोग मानव पूंजी में निवेश कर रहे हैं सर, तो वह भी चाहता है कि मानव पूंजी में निवेश कर मानव की जो स्थिति है उसको बदला जाए। यही तो एक ऐसे है सर, ये भी, क्योंकि यही तो मेन टॉपिक है कि टॉपिक को किस अंदाज से सर देखते हैं कि जो यूपीएससी है तो आपके में बदलाव चाहता है कि आप कैसे एक आईएएस अफसर बनकर या आईपीएस अफसर कुछ भी बनकर समाज में या पूरे भारत में कैसे बदलाव करना चाहते हैं, बदल जी, जी। बदल सकते हैं। हाँ, सही कह रहे हो और ये बातें भी है कि हमें थोड़ा ये संदर्भ भी देखना चाहिए कि जो विकासशील हमारी यात्रा है, वो बदले विकसित देश की तरह। तो ऐसी बातें करके आप जितना भी सोच सकते हो, शायद मुझे लगता है कि अब आपको संदर्भ बहुत सारे याद आ रहे होंगे और अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो और जल्दी से फिर हम खत्म करते हैं, ठीक है? और मैं एक बार पढ़ूँगा इसको और कुछ अगर आप लोगों को बोलना हो तो बोल सकते हो। सर इस पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूँ क्या ऐसे पे जैसे? हुँ, हुँ। सर जैसे कि सर आपने कहते हैं कि आपने कहा था कि सर ऐसे को हम जैसे कि सर देखते हैं तो उस ऐसे को छोटा में उतना अच्छा से नहीं उसको डिफाइन या थे कर पाते हैं, लेकिन सर ऐसे को लंबा लिखना है तो उसको क्या और बेहतर करना चाहिए ऐसे में, कि और हाँ। जैसे कोर्स हो गया, कहानी हो गया, ये तो करूंगा, लेकिन और सर कि अ, उसके अलावा ऐसे में अगर आपने पहले दिन आप जुड़े थे, तो पहले दिन हमने यही बातें की थी कि ऐसे में पहले तो आप आयाम ले जाओ। जैसे अभी एक मानव से ले जाओ, मानव से अगर आप शुरू करोगे बदलाव के रूप में, जैसे देखो एक पॉलिटिकल नज़रिए में अगर हमारा भारतीय संविधान लचीला है, तो उस लचीले में जैसे हमारा आर्टिकल नंबर 368 क्या बताता है? कि आप बदल सकते हो, चीज़ें सुधार सकते हो और वो बदलाव ज़रूरी है। एक तरह से ऐसा नहीं करेंगे कि 368 का होना ये बदलाव अगर है और प्रकृति के परिवर्तन का नियम ये नहीं है मतलब आप जो भी, तो वो बदलाव ज़रूरी है। पॉलिटिकल वे में आप जाओ थोड़ा, हिस्टोरिकल वे में तो ये पूरा ऐसे ही है, तो उसमें आप पूरी बातें कर सकते हो, जितनी भी बातें आपको दिमाग में आ रही, एक तार्किक आधार पर जाओ कि एक शून्य-सा मानव, एक कह सकते हैं कि ना कुछ जानने वाला, एक अज्ञानता से भरा हुआ, अगर वहाँ तक जैसे आप वाल्मीकि का देख लो, वाल्मीकि कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने ढांचे को बदला है और अपने ढांचे को अगर एक इस तार्किक आधार पर बदला है, तो वो बातें अच्छी होंगी। आप तार्किकता में जाओ, आप एक पर्यावरणीय दिशा में जाओ और ये ऐसे भी एक भौगोलिक ऐसे आप जियोग्राफी से कनेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास काफ़ी एक आप टेक्निकल या फिर आधुनिकीकरण में बताना चाहते हो बात कि आधुनिकीकरण में ये बदलाव कैसा? पहले जहाँ पे हमारे पास गुल्लक था, अब हमारे पास पेटीएम वॉलेट है। तो वो वॉलेट, वो गुल्लक दोनों चीज़ों में बदलाव तो है। पर वो बदलाव कैसा फिर आप चाहो तो आप और भी नज़रिए जितने भी आपको नज़रिए सामने आ रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय नज़रिए पर बात कर सकते हो कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध था या फिर अभी जैसे हम टॉपिक नंबर आप 4 देख सकते हो। टॉपिक नंबर 4 हमारा यही बता रहा है कि पहले तो हमारा भाव था विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनात् धनात् ऐसा सुखम मतलब एक तरह से धन जो है सुख के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है या फिर परिजन हिताय परिजन सुखाय या फिर सर्वजन हिताय वाली भावना या फिर वसुदैव कुटुंबकम वाली भावना। और वर्तमान समय में टॉपिक क्या पूछ रहा है? क्या वास्तव में गेट्स बफेट मॉडल सही है? तो ये बदलाव नहीं है तो क्या है? आप और भी आधार ले सकते हो, आप जितने भी आधार सोच सकते हो, वही आधार आपको थोड़े जोड़ने पड़ेंगे और जब आप जोड़ लोगे तो हर एक आधार पे एक पैराग्राफ भी अगर आप लिख पाए तो आप एक अच्छा एसे बना पाओगे, अच्छा निबंध बना पाओगे। और मुझे नहीं लगता कि आप जैसा मतलब प्रश्न पूछते हो, उस आधार पर एक पॉइंट पर बस एक लाइन लिख पाओगे। मुझे लगता है कि आप बातें बता पाओगे। अगर आप आधुनिकता में आए, तो आप आधुनिकता में बता सकते हो कैसे चीज़ें व्यवस्थित हुई हैं, कैसे चीज़ें एक बिखरी हुई हैं।
तो उस बिखरना, बदलना वो सारे ऐसे मतलब जितने केवल ये टॉपिक नहीं, उसके अलावा भी जितना आप सोच सकते हो, वो सारे आधार आपके सामने होंगे। जैसे यूपीएससी 2024 अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा अ हमारा जो ऑप्शनल ऑप्शनल नहीं, क्या कंपल्सरी पेपर होता है। तो कंपल्सरी पेपर का पहला टॉपिक है, 4 टॉपिक वहाँ पे आते हैं, 100 नंबर का ऐसे होता है। अंग्रेजी में वो था कि जो पेपर बुक्स हैं, पेपर बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट या फिर कह सकते हैं कि पेपर बुक इलेक्ट्रॉनिक बुक्स में बदल गए हैं। तो बदलना तो ये भी हुआ, किताब पहले एक पन्नों में आते थे और वर्तमान समय में ये एक क्या बोलते हैं इसको, मोबाइल फ़ोन हो गया, टैब हो गया या फिर डिजिटल माध्यम से आ गए। तो ये बदलना तो ये भी हुआ। इसकी बातें भी आप आपके पास आधार की कमी नहीं है, बस आप सोचने जाओगे, समय दोगे, तो आधार काफ़ी परिपक्व है या फिर कहें कि उस आधार में काफ़ी बातें बताने की। इसमें अगर ऐसे लिखने के लिए आ रहा है मतलब आप समझो आपसे 600 शब्दों की उम्मीद कर रहा है और 600 शब्दों की उम्मीद कर रहा है, तो आप एक सारांश रूप में, समरी रूप में 1 पेज भी लिख पा रहे हो, तो आपकी बातें तो सॉलिड हो गई। और वही आपको अगर 1 पेज में जैसे मैंने आपकी कॉपी देखी है, तो 1 पेज में आपके 150 शब्द आते हैं, तो आपको लगभग 8 पेज लिखने हैं आस-पास, तो 8 पेज आप आसानी से लिख सकते हो चीज़ें वैसे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे आधार बता के आप अपनी बातों को पकड़ा सकते हो कि हाँ, मेरे पास इतने संदर्भ हैं और इन सारी बातों को ऐसे करना चाहिए। ठीक है? जी, जी। और कोई कुछ बदलना चाहे तो बता सकता है। सर ऐसे क्या है? ऐसे तो सर मैं इस पे एक क्वेश्चन पूछना करता हूँ। सर ऐसे क्या है? ऐसे हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जो दिमाग हमें है, तो अपने विचारों को किस तरह जो क्वेश्चन पूछा है, उस विचारों को कैसे रखते हैं? उहुँ, उहुँ, और उहुँ। विचारों से हमें क्या क्या सर? ये नहीं हो सक ऐसे का हेलो? मतलब है कि विचारों को कैसे रखते नहीं, हमारे पास कितने विचार हैं। निबंध, निबंध का मतलब यही कि बाँधो ना आप। आप जैसे होता है ना, एक आपने अगर लाइन सुनी होगी कि हम विचारों को ढील देंगे और जब विचारों को ढील देंगे जैसे कल हमने क्या किया था, एक जो बाड़े हैं या फिर एक जो सीमाएँ हैं, अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। तो उन बाड़ों का भी इतना अगर मजबूत हो जाना हमारे सामने है या फिर अगर हम विचारों को भी संकुचित सीमित कर देंगे, तो फिर वो निबंध नहीं बन पाएगा। और हमारा एक वही तो है व्यवस्थित जैसे कर रहे हो, तो बातें ठीक है, व्यवस्थित करना ही है सामने कि आप कौन-सी बातों को पहले प्राथमिकता दे रहे हो और कौन-सी बातों को बाद में प्राथमिकता दे रहे हो। ठीक है? तो ऐसे चीज़ें आप समझ सकते हो और इस आधार पर आप जितनी भी बातें सोच सकते हो, कोई बात मतलब एक इतनी भी सॉलिड नहीं है कि आप उसी को एक शाश्वत सत्य मान लो या फिर जो भी बातें हैं, तो आप ऐसे आधार बना के समझ सकते हो। जी। तो ठीक है, अब चला जाए काफ़ी बातें हो चुकी हैं। जी, जी सर। जी।